बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वर्चुअल क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 14 का जो है टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और जिस टॉपिक को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 14 का हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हमने फोर्स ऑन अ पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस किया और फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस किया और हमने दोनों एक्सप्रेशन बनाए जिसमें हमने फोर्स का फॉर्मूला बनाया F = QVB sin थीटा। ये था फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन अ पार्टिकल मूव विद अ स्पीड v। इसके बाद हमने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पे बात की और इसका फॉर्मूला कैलकुलेट किया F = BIL sin थीटा। यहाँ पर B मैग्नेटिक फील्ड है, I का मतलब अमाउंट ऑफ करंट है और लेंथ ऑफ कंडक्टर, जबकि साइन थीटा हाउ वी कैन प्लेस द कंडक्टर, किस डायरेक्शन में। आज के टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल विच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बाकी ये रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, आने वाली क्लासेस में हम इन टॉपिक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक के हवाले से और हमारे टॉपिक का नाम है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल विच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले तो हम स्लाइड को स्टार्ट करने से पहले इस बात पे बात कर लेते हैं कि टॉर्क है क्या चीज। तो हमारी प्रीवियस नॉलेज के मुताबिक जब हम टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क का मतलब होता है द टर्निंग इफेक्ट। कहीं पर भी अगर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है तो इसका मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टॉर्क के हवाले से, यानी किसी ऑब्जेक्ट पर ऐसे फोर्स लगाई जाए कि फोर्स लगाने के बाद वहां पर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए, वो चीज घूमना शुरू हो जाए। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब हम कहेंगे वहां पर टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। और टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो ये है, टॉर्क बराबर होता है F × D। F मतलब फोर्स और D का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इनके दरमियान के डिस्टेंस को हम D कहते हैं। तो हमें आज बात करनी है टॉर्क के हवाले से। तो टॉर्क बेसिकली ऑब्जेक्ट को रोटेशन को कहा जा रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा क्यों? क्या हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे? हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टॉर्क, हम जिसके टॉर्क की बात कर रहे हैं, इस टॉर्क के अंदर यहाँ पर करंट का जिक्र हुआ है और करंट का मतलब होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा रही है। तो हम इस टॉपिक में ये बात समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करना चाह रहे हैं, कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसके अंदर? रोटेशनल एनर्जी के अंदर। हम ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाएंगे बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस पर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जब शुरुआत करते हैं तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक कॉइल होना ज़रूरी है। अब ये कॉइल क्या चीज़ होती है? कॉइल का मतलब यहाँ पर हम कंडक्टर तो समझ चुके हैं कि कंडक्टर का मतलब यहाँ पर होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाए, सॉलिड की बनी हुई चीज़ जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कॉपर के बारे में हो, आयरन के बारे में, तो ये कंडक्टर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर कॉइल क्या चीज़ है? तो कॉइल का मतलब ये है यहाँ पर कि आप जो है कुछ इस तरह की शेप की बात करते हैं जिसके अंदर एक वायर PQ आपको नजर आ रहा है, एक वायर QR है, ये आपके पास Q है पॉइंट, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट R है और ये पॉइंट S है। यानी इस कॉइल के 4 वर्टेक्स हैं PQRX। अब ये कॉइल क्या है? अगर आप एक वायर P से Q पर रखें, एक वायर Q से R पर रखें, एक वायर R से S पर और एक S से P पर, तो बेसिकली आपने एक कॉइल बना लिया। और ये कॉइल कौन सा बनाया आपने? इसे रेक्टेंगुलर कॉइल कहते हैं। हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल की बात कर रहे हैं जिसका नाम रखा PQRS। और इस कॉइल की जो डायमेंशंस हैं, यानी P से लेकर, अगर मैं आपसे बात कहूं S तक, P से S तक की जो डायमेंशन है उसको हमने L से रिप्रेजेंट किया है, जबकि Q से R की डायमेंशन को भी हमने L से रिप्रेजेंट किया है।
इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं P से Q के हवाले से, तो P से Q की जो डायमेंशंस हैं उसको हमने B से रिप्रेजेंट किया है और S से R की डायमेंशन को भी हमने B से रिप्रेजेंट किया, यानी लेंथ और ब्रेथ। जबकि हमारा कॉइल रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के ऊपर, ये एक एक्सिस बना हुआ है, यहाँ से हमारा कॉइल रोटेट करेगा। अब हमें यहाँ पर डिफरेंट केसेस को डिस्कस करना है और टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो पहला केस हमारा ये है कि जो प्लेन है वो पैरेलल टू द फील्ड होगा, जो प्लेन है वो फील्ड के पैरेलल होगा। मतलब इसका क्या हुआ, देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड जा रही है, और कॉइल भी कैसा रखा हुआ है, आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो फर्स्ट केस में हम ये डिस्कस करेंगे कि टॉर्क क्या होगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा जाए। तो शुरुआत कर, यहां पर हमने बात कर ली कि करंट हमने फ्लो करवाना है कॉइल के अंदर, और जो करंट हम फ्लो करवा रहे हैं कॉइल के अंदर उस करंट का नाम रख दिया हमने I। तो I इज द अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लो इन अ कॉइल। इसके अलावा यहाँ पर जो साइड्स थी जिसको हमने शुरू में कह दिया था कि एक पॉइंट P है यहाँ पर, इसके अलावा एक पॉइंट Q है, बाकी रिमेनिंग पॉइंट आपके पास क्या होंगे, एक पॉइंट R होगा और इसके अलावा एक पॉइंट S होगा। ये 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, यानी हमारे कॉइल में ये 4 पॉइंट्स मौजूद थे। ये कॉइल था रेक्टेंगुलर, और इस कॉइल के अंदर पहला पॉइंट था P, फिर था Q, फिर इसके बाद था R और आखिरी में S। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन से मूव कर रही है। तो जो साइड PS है और QR है, इन दो साइड के बीच में एंगल बन रहा है, और वो कितना एंगल बन रहा है, हम कहेंगे वो एंगल 90 डिग्री बन रहा है, यानी PS और QR। तो आप कह सकते हैं द साइड PS एंड QR दे आर परपेंडिकुलर, जबकि P से Q और R से S, P से Q हो गया आपके पास, और इसके अलावा जो है R से S, ये जो साइड्स आपके पास P से Q वाली और R से S वाली, ये दोनों साइड्स क्या हैं, ये दोनों साइड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हैं। और जब परपेंडिकुलर पैरेलल का जिक्र आता है तो हम वहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करते हैं, और फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू BIL साइन थीटा। यहाँ पे 4 कंडक्टर्स हैं, उन 4 कंडक्टर्स पर हमें फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि एंगल क्या होगा। अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ P से S पे कितनी फोर्स लग रही है, तो मुझे एंगल रखना चाहिए 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की जब वैल्यू कैलकुलेट करने की बारी आती है तो साइन 90 का मतलब 1 होता है। तो यहाँ तो 1 आ गया, तो F किसके इक्वल हो गया, BIL के बराबर हो गया। तो हमने फोर्स कैलकुलेट कर ली, ये फोर्स किस पर लग रही है, तो हमने कहा ये फोर्स लग रही है दो साइड्स पर। कौन कौन सी साइड पर, PS पर भी और QR पर भी। तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट किया, ये एक्सप्रेशन था PS पर लगने वाली फोर्स का, और इसके अलावा ये एक्सप्रेशन था QR पे लगने वाली फोर्स का एक्सप्रेशन था। हमने यहाँ पर बात कर ली PS पे कितनी फोर्स लग रही है और इसके अलावा QR पे कितनी फोर्स लग रही है। अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि PQ पे कितनी फोर्स लग रही है और RS पे कितनी फोर्स लग रही है, तो हमें फॉर्मूला सेम यूज करना पड़ेगा, और सेम फॉर्मूला यही होगा, बस फर्क ये पड़ेगा हमारे फॉर्मूले के अंदर कि हम थीटा को 0 डिग्री सपोज करेंगे, क्योंकि PQ और RS जो है पैरेलल साइड है, PQ और RS। तो अगर ये पैरेलल साइड है तो इसका मतलब एंगल 0 होगा। तो मुझे बजाय यहाँ पर साइन 90 लिखने के मुझे साइन 0 लिखना चाहिए, और जब साइन 0 लिखेंगे हम तो साइन 0 लिखने पर क्या होगा, आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 के बराबर होता है। तो हम ये कहेंगे कि जब कंडक्टर्स पैरेलल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो वहां पे फोर्स अप्लाई नहीं होती, और जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आए तो फोर्स मैक्सिमम अप्लाई होती है। तो इस बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि F इक्वल टू 0 होगा। किस केस में F इक्वल टू 0 होगा, when we talk about the conductors which are placed in a magnetic field, they are parallel. If the conductors are parallel to magnetic field, there will be no force acting on that conductor because angle is 0 degree. लेकिन यही कंडक्टर्स जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ जाते हैं तो फोर्स BIL के बराबर हो जाती है। तो ये फोर्स हमने किस पे कैलकुलेट कर ली है, PQ पर भी लग रही है फोर्स 0, और इसके अलावा फोर्स लग रही है 0 RS पर भी।
तो इन दो कंडक्टर पे जो फोर्स लग रही है वो 0 लग रही है, जबकि बाकी पर F इक्वल्स टू BIL लग रही है। अब इसके बाद हम डेरिवेशन को अपनी कंटिन्यू करते हैं और हमें असल पर्पस था क्या, हमारा असल पर्पस था टॉर्क को बताइए, टॉर्क कितना होगा इसका। तो टॉर्क मालूम कैसे किया जाता है, तो टॉर्क मालूम करने का तरीका होता है कि आपको जो है फोर्स को मल्टीप्लाई करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बिटवीन द फोर्सेस। यहाँ पर फोर्स दो लग रही हैं, एक फोर्स लग रही है कंडक्टर PQ पर और एक लग रही है QR पर। ये जो फोर्सेस लग रही हैं PQ और R पर, इनकी डायरेक्शन क्या होगी, तो एक फोर्स अगर हम राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं और राइट हैंड रूल के अंदर अपनी फिंगर्स को राइट साइड पर और थंब को अपवर्ड, तो हमारा पाम इशारा करता है कि फोर्स लग रही है इनटू द बोर्ड या इनटू द स्क्रीन, यानी क्रॉस। हम क्रॉस बना देते हैं यहाँ पर, और क्रॉस बनाने का मतलब होता है कि फोर्स लग रही है इनसाइड। और अगर हम डॉट बना देते हैं तो डॉट बनाने का मतलब होता है फोर्स लग रही है बाहर की तरफ। तो बेसिकली यहाँ पर हो ये रहा है कि ये जो कंडक्टर है हमारे पास, जिसको हम यहाँ से अगर देखें यूं, अगर टॉप व्यू देखें इसका, ये कंडक्टर है जो कि P से शुरू हो रहा है और Q पे खत्म हो रहा है। इस पे फोर्स कुछ यूं लग रही है, एक फोर्स लग रही है यूं और दूसरी फोर्स लग रही है यूं। ये डायरेक्शन हो गई फोर्स की। कैसे डायरेक्शन पता की हमने, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। और फोर्स का अमाउंट कितना था, वो अमाउंट था F इक्वल्स टू BIL, ये फोर्स का अमाउंट था। तो टॉर्क कैलकुलेट करते वक्त देखा क्या जाता है, एक तो फोर्स, तो हमने पता लगी फोर्स किसके बराबर है, फोर्स बराबर है BIL के, तो हम फोर्स की जगह तो BIL लिख देंगे। साथ में हमें डिस्टेंस देखना है, दोनों फोर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो दोनों फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है यहाँ पर, ये डिस्टेंस बराबर है B के। तो B का मतलब वो डिस्टेंस है जो एक फोर्स से लेकर दूसरी फोर्स के दरमियान का है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस इज नोन एज मोमेंट आर्म। तो यहाँ पर जो हमने मोमेंट आर्म की बात कर ली कि दो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है बेसिकली वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस B के हिसाब से मूव करेगा यहाँ पर। अब इसके बाद फोर्स की जगह तो हमें BIL लिखना चाहिए, तो हमने F की जगह तो लिख दिया BIL, F की जगह पर हम BIL लिख रहे हैं। अब फर्दर जब हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो हम जानते हैं कि लेंथ और ब्रेथ जब मल्टीप्लाई होती है तो लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई होकर ये बनाती है एरिया। तो यही वजह है कि हम जो है जहाँ पर हमें लेंथ और ब्रेथ लिखनी है वहाँ पर हमने लिख दिया एरिया, यानी लेंथ और ब्रेथ जहाँ पर लिखनी थी मुझे वहाँ पर हमने उसकी जगह पर A लिख दिया, B एज इट इज, I एज इट इज, जबकि LB की जगह पर A आया। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं नंबर ऑफ टन्स के हवाले से। अब ये नंबर ऑफ टन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ टन्स का मतलब ये होता है कि आपने जो है कितनी दफ़ा आपने कॉइलिंग करनी है। लेट सपोज ये एक बार हमने कॉइल कंप्लीट किया, ये एक कॉइल हो गया हमारे पास, इसके एक बार हमने वायर घुमाई इसके ऊपर। अब हम सेकेंड टाइम क्या करते हैं, हम दोबारा इसके ऊपर वायर फोल्ड कर देते हैं, जैसे ये एक और। अब हम बोलेंगे इसके ऊपर 2 टन्स होगा, 2 बार हमने वायर को फोल्ड किया है, हम 3 टाइम भी कर सकते हैं। तो यहां पर n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टन्स को। तो अगर मैं बात करता हूं कि 1 टन होगा तो 1 टन के लिए टॉर्क का फॉर्मूला होगा 1 इंटू BIA। 2 टन होंगे तो 2 BIA के बराबर होगा, 3 टन होंगे तो 3 BIA के बराबर होगा, और अगर n टन होंगे तो n BIA के बराबर होगा। तो ये हमने टॉर्क कैलकुलेट किया और टॉर्क का आंसर है हमारे पास n BIA। अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर यही कॉइल हो लेकिन ये कॉइल एंगल बना रहा हो, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। पिछले केस में क्या था, पिछले केस में कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं था, दोनों एंगल नहीं बना रहे थे, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये, तो जो कॉइल का प्लेन था वो 0 डिग्री पर आ रहा था। अभी 0 डिग्री पर नहीं आ रहा, अगर आप देखें इसके अंदर तो अभी मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है। अब इसका मतलब ये जो साइड B आप देख रहे हैं ब्रेथ, पिछली बार ब्रेथ देखें तो पिछली बार मैग्नेटिक फील्ड और ब्रेथ दोनों एक दूसरे के पैरेलल थी। अभी मैग्नेटिक फील्ड तो हॉरिजॉन्टली है लेकिन जो ब्रेथ है वो कोई एंगल बना रही है, और वो एंगल कितना हमने कह दिया, वो एंगल अल्फा कह दिया। तो अल्फा इज द एंगल विद द प्लेन ऑफ द कॉइल। अब इस एंगल पर हम बात करने जा रहे हैं कि फोर्स तो वही लग रही है जो पहले लग रही थी, फोर्स में कोई, क्योंकि हमने कंडक्टर की लेंथ चेंज नहीं की, हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं किया, हमने करंट चेंज नहीं किया,
तो फोर्स के अमाउंट में तो कोई फर्क नहीं आने वाला, जो चेंज आएगा उस पर बात कर लेते हैं। टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है, तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हमने कहा फोर्स का अमाउंट तो हमें वही लिखना है जो पहले था, F इक्वल्स टू BIL। पहले भी फोर्स BIL लिख रहे थे, अब भी BIL लिख रहे हैं, लेकिन साथ में हम B cos अल्फा लिख रहे हैं। इससे पहले हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को B मान चुके थे, अभी हम परपेंडिकुलर को B नहीं कह रहे, इस बार हम B cos अल्फा कह रहे हैं। क्या मतलब B cos अल्फा का, तो उसको समझते हैं। पिछली बार जो कॉइल था और जो मैग्नेटिक फील्ड थी एक दूसरे के पैरेलल थी और फोर्स लग रही थी कुछ इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लग रही थी इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रही थी इस डायरेक्शन में, और B जो था वो उनके 90 डिग्री पर आ रहा था, यानी डिस्टेंस परपेंडिकुलर था। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये आ रहा है कि डिस्टेंस जो B है वो फोर्स के साथ 90 डिग्री नहीं बना रहा। B और F के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं है, 90 से कम है। तो अब हमने ये करना है कि इस B के दो कंपोनेंट बना लेने हैं। एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे होगा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, जिसको कहेंगे B cos अल्फा, और एक होगा B sin अल्फा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। हमने तो अलग अलग कंपोनेंट्स बना लिए। अब हमें कौन सा कंपोनेंट यूज करना है, तो हमने डिस्टेंस कौन सा लेना था, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा वाला हुआ यहाँ पर, तो ये जो B cos अल्फा है, ये वाली साइड जो हमें नजर आ रही है, जिसको हमने नाम दे दिया B cos अल्फा, ये B cos अल्फा वाली साइड जो है 90 डिग्री का एंगल बना रही है। किसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, वो इस वाली फोर्स के साथ भी 90 का एंगल बना रही है और इस वाली फोर्स के साथ भी कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। तो हमें अब यूज करना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बजाय B यूज करने के, हम यूज करेंगे B cos अल्फा। अब इसके बाद उसी तरीके से जब लेंथ और ब्रेथ इकट्ठा होती है, तो हमने कहा था पहले भी कि लेंथ और ब्रेथ क्या बनाती है, एरिया बनाती है। हमने एरिया लिखना है यहाँ पर, जबकि n लिखने की वजह यहाँ पर क्या, n लिखने की वजह यहाँ पर ये थी कि हम नंबर ऑफ टन्स की बात कर रहे थे। तो हमने यहाँ पर दोनों केस को सॉल्व कर लिया और दोनों केस के अंदर हमने ये देखा कि टॉर्क जो है पैरेलल में क्या होगा और टॉर्क जो है जब एंगल बनाएगा तो क्या होगा। तो हमने टॉर्क के दो अलग अलग फॉर्मूले पढ़ लिए। एक फॉर्मूला पढ़ा हमने NBIA और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा टॉर्क का, टॉर्क इज इक्वल्स टू NBIA और साथ में cos अल्फा भी था। ये हमने दो अलग अलग टॉर्क के फॉर्मूले पढ़ लिए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि टॉर्क जो होता है, ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा और ये टॉर्क मिनिमम कब होगा। हम इन बातों पे बात करेंगे। तो अगर मुझे टॉर्क को मैक्सिमम करना है, तो टॉर्क को मैक्सिमम करने के लिए एक शर्त है, और वो शर्त कुछ ये है कि आप जो है कॉइल का जो प्लेन है, वो कॉइल का प्लेन कैसे रखें कि टॉर्क मैक्सिमम हो जाए। तो अगर कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के साथ 0 डिग्री पर आ जाती हैं, तो 0 डिग्री पर आने का मतलब ये होगा कि वो वहां पर टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब इसका क्या है, मतलब यह है कि कॉइल का जो प्लेन है, ये इसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों पैरेलल है, इट मींस एंगल 0 डिग्री। और जब मैं cos अल्फा की जगह cos 0 लिखता हूं, तो cos 0 की वैल्यू क्या मिल जाती है मुझे 1। तो टॉर्क का फॉर्मूला मिल जाता है BINA या NBIA। तो ये हमने कहा मैक्सिमम टॉर्क है। लेकिन अगर कहते हो कि मिनिमम टॉर्क कैलकुलेट करें, तो मिनिमम टॉर्क के लिए क्या करना चाहिए हमें, तो मिनिमम टॉर्क के लिए कुछ ये काम करना चाहिए। Let's say we have a magnetic field which is acting along horizontal direction. These lines represent magnetic field. और यहां पर हम रख देते हैं कॉइल कुछ इस तरीके से। अभी जो कॉइल है बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है। अगर वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाने पर अब cos 90 की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। तो cos 90 की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 0। cos 90 की जगह हम लिख देंगे 0। तो जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, तो अगेन ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या कर देगा, 0 बना देगा। तो हम कहेंगे टॉर्क की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू मिनिमम हो गई। तो टॉर्क पिछली बार मैक्सिमम था और अभी यहाँ पर टॉर्क क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। तो टॉर्क मैक्सिमम के लिए हमने शर्त याद रखनी है, कॉइल द प्लेन ऑफ द कॉइल मस्ट बी पैरेलल टू द फील्ड। और मिनिमम टॉर्क के लिए हमें याद रख लेना है, अगर टॉर्क मिनिमम की बात करनी है, तो मिनिमम टॉर्क कब होगा, जब कॉइल जो है परपेंडिकुलर फील्ड होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं टॉर्क के न्यूमेरिकल के हवाले से। तो टॉर्क के न्यूमेरिकल्स के हवाले से अगर बात करते हैं, तो टॉर्क को
कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमें जहन में रखना है कि टॉर्क मालूम करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है। वो चीज़ें क्या है? BINA, B मैग्नेटिक फील्ड, I अमाउंट ऑफ करंट, N नंबर ऑफ टर्न्स और A का मतलब एरिया ऑफ द कॉइल और अल्फा का मतलब हाउ वी आर प्लेसिंग द कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू BINA कॉस अल्फा। टॉर्क मालूम करने का फॉर्मूला हमने देख लिया। अब हम इसके न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो जो न्यूमेरिकल अभी हम सॉल्व कर रहे हैं ये हमारी टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल का नंबर है 14.8। हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस न्यूमेरिकल को पहले पढ़ते हैं फिर इस पे समझते हैं इसके बारे में। तो न्यूमेरिकल के अंदर हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक कॉइल है जिसके कितने टर्न्स हैं हमारे पास? जिसके टर्न्स हैं 50। हमारे पास एक कॉइल है जिसके 50 टर्न्स हैं, मतलब 50 बार उस पर वायर लपेटी गई है ऑन अ रेक्टेंगुलर आइवरी फ्रेम। अब ये आइवरी फ्रेम क्या है यहाँ पर? तो आइवरी फ्रेम का मतलब एक शेप है हमारे पास जो कि रेक्टेंगल शेप की है। ये हमारे पास एक शेप है, इस तरह का हमारे पास एक फ्रेम मौजूद है। अब इस फ्रेम की जो डायमेंशंस हैं वो हमें बता दी गई है, यानी एक तरफ 2 सेंटीमीटर हमें बताया जा रहा है और एक तरफ बताया जा रहा है हमें 4 सेंटीमीटर। ये दो बातें हमें बता दी गई हैं। इसके अलावा एक चीज और बताई गई है कि 50 टन्स है हमारे पास। तो ये आ गया 50 टन्स और टन्स को रिप्रेजेंट करना है N से, यानी कितनी बार हमने वायर फोल्ड किए हैं? 1 टाइम, फिर 2 टाइम, 3 टाइम्स हमने वायर फोल्ड करते हैं। इसको जिस फील्ड में हम रख रहे हैं उस फील्ड की वैल्यू हमें बताई गई है 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद कहा जाता था फेस ऑफ द कॉइल पैरेलल टू द फील्ड। मतलब इसका ये हुआ कि जो कॉइल है वो फील्ड के साथ एंगल बनाएगा और पैरेलल में एंगल कितना होगा? पैरेलल में एंगल की वैल्यू होगी, अल्फा की वैल्यू होगी 0 डिग्री। तो बताना चाह रहे हैं कि कॉइल जो है 0 डिग्री बना रहा है। हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है हाउ मच टॉर्क एक्ट ओवर द कॉइल। कितना टॉर्क इस कॉइल पे लगेगा व्हेन अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर पासिस थ्रू इट। अगर करंट उस कॉइल से कितना गुजर जाए? 0.5 एम्पीयर गुजर जाए तो बताइए वहां पे टॉर्क कितना प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा दोबारा टॉर्क पूछने को कह रहे हैं वो आपसे, दोबारा कह रहे हैं टॉर्क बताइए क्या होगा। लेकिन इस बार जो कॉइल है वो रोटेट हो गया है और कितने डिग्री पर आ गया? 60 डिग्री पर आ गया है। तो इस बार आपने एंगल 0 डिग्री नहीं रखना। अब कॉइल पैरेलल टू द फील्ड नहीं है, अब जो कॉइल है वो फील्ड के 60 डिग्री पर आ चुका है। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा गया कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स मौजूद हैं और कितने नंबर ऑफ टर्न्स मौजूद है हमारे पास? 50 टर्न्स मौजूद हैं। इसके बाद हमसे कहा गया उसकी डायमेंशंस 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर थी रेक्टेंगुलर कॉइल की डायमेंशन, और ये कितनी थी हमारे पास? 4 सेंटीमीटर। जब हम लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एरिया पता लग जाता है। तो इट मीन्स हमें एरिया गिवन है 2 × 4 हमने किया 8, तो ये तो हो गया हमारे पास 8 cm स्क्वायर। अब ये जो 8 cm स्क्वायर है हम जानते हैं कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर में यूनिट एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर भी होता है और मीटर स्क्वायर भी होता है, लेकिन हमें फॉलो करना होता है सिस्टम इंटरनेशनल को। और सिस्टम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होता, मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर स्क्वायर में लाने का तरीका क्या होगा? आपको 8 को डिवाइड करना है। और किससे डिवाइड करना है आपने 8 को? 100 के स्क्वायर से। जब आप 8 को डिवाइड कर देंगे 100 के स्क्वायर से तो आपको जवाब मिलेगा 0.0008। तो हमने यहाँ पर एरिया मालूम कर लिया और एरिया कितना था इस कॉइल का? 0.0008। जबकि मैग्नेटिक फील्ड B इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपको 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उस मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू हमें बताई जा रही है 2 के बराबर वेबर पर मीटर स्क्वायर। जबकि इस कॉइल में जो करंट हम पास करवा रहे हैं यानी I, इसकी वैल्यू है 0.5 एम्पियर। कॉइल की दो अलग अलग केसेस थे। पहले केस के अंदर कहा जा रहा है कॉइल पैरेलल टू द फील्ड है। जब कॉइल पैरेलल टू द फील्ड होता है तो हम वहां पर एंगल कितना रखेंगे? 0 डिग्री रखेंगे। और जब यही कॉइल कहा जाए हमसे कि फील्ड के 60 डिग्री पर आ गया तो हम अल्फा की जगह 60 डिग्री लिखेंगे। हमें करना है इस क्वेश्चन के अंदर टॉर्क को डिटरमिन करना है कि टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। तो याद रहे टॉर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू BINA cos अल्फा। तो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं टॉर्क को कि टॉर्क क्या होगा।
तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है BINA cos अल्फा, और हम डिफरेंट केसेस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम अल्फा को 0 डिग्री मानते हुए चलेंगे, फिर हम अल्फा को 60 डिग्री मानते हुए चलेंगे। तो हम इन दो अलग अलग केसेस में अपने दो अलग अलग जवाब बताने जा रहे हैं। एक जवाब बताएंगे व्हेन द कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड, और एक आंसर होगा व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज मेकिंग 60 डिग्री विद द फील्ड। तो इन दो अलग अलग एंगल पर हमें एक ही चीज करनी है, यानी कि टॉर्क को मालूम करना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला बना BINA cos अल्फा। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो B की वैल्यू डाटा में आप देख सकते हैं किसके बराबर है, 2 के बराबर, तो B की जगह हमने 2 लिख दिया। करंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.5, तो करंट की जगह 0.5 आया। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हमारे पास, तो नंबर ऑफ टर्न्स है 50। एरिया 0.0008, तो एरिया की जगह 0.0008, और अल्फा की वैल्यू हमने फर्स्ट केस की भी बात कर रहे हैं, अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अल्फा की जगह पर 0 डिग्री। अब इसको सबको मल्टीप्लाई किया हमने, और मल्टीप्लाई करने पर हमें जवाब मिल गया 0.04। जबकि टॉर्क का यूनिट, तो टॉर्क का यूनिट क्या होता है, टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो टॉर्क का यूनिट क्या बना, न्यूटन इनटू मीटर। तो हम अपने जवाब में लिखेंगे टॉर्क बराबर है 0.04 न्यूटन मीटर के। तो हमारा ये पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने टॉर्क कैलकुलेट किया व्हेन एंगल इज 0 डिग्री। अब हम अपने सेकंड पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं, और हमारा जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट के अंदर हमसे कहा जा रहा है दोबारा टॉर्क कैलकुलेट करने को, लेकिन इस बार जो एंगल है वो कितने डिग्री पर चला गया है, 60 डिग्री पर चला गया है। मतलब इसका क्या है, मतलब इसका यह कि मैग्नेटिक फील्ड तो उसी डायरेक्शन में एक्ट कर रही है जिस डायरेक्शन में पहले थी। वो लेट्स से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड थी। इस बार जो कॉइल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, इस बार कॉइल जो है कुछ इस डायरेक्शन के अंदर रखा गया है कि वो अपना एंगल कितना बना रहा है, वो अपना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। और इस 60 डिग्री पर टॉर्क क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं किए जा रहे, वही रखेंगे। एरिया भी हम वही रख रहे हैं 0.0008। मैग्नेटिक फील्ड, करंट वगैरह कुछ चेंज नहीं हो रहा। अब टॉर्क क्यों चेंज हो रहा है, टॉर्क इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एंगल कितने डिग्री बन चुका है, एंगल बन चुका है 60 डिग्री। तो इसलिए हम टॉर्क को अगेन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला वही रहेगा BINA cos अल्फा। वैल्यूज पुट कर देते हैं। B की वैल्यू देखिए 2 ही रही, जो पहले हमने पुट की थी। करंट की वैल्यू 0.5 से, नंबर ऑफ टर्न्स 50, एरिया 0.0008। लेकिन अल्फा पिछली बार 0 डिग्री था क्योंकि कॉइल पैरेलल था फील्ड के। इस बार कॉइल फील्ड के पैरेलल नहीं है, इस बार कॉइल एंगल बना रहा है कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो इस बार एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम अल्फा की जगह पर क्या लिख देंगे, 60 डिग्री, और सॉल्व करेंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें जवाब मिल जाएगा 0.02 न्यूटन। तो हमने ये नोटिस किया कि पिछली बार जो टॉर्क हमें मिल रहा था वो 0.04 मीटर था, इस बार हमें टॉर्क कितना मिल रहा है, 0.02 न्यूटन मीटर। इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू कम होती जा रही है। क्यों कम हो गई, क्या आपने मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दी, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं की, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज किए, नंबर ऑफ टर्न्स भी वही है, एरिया भी वही है, करंट भी वही है। तो टॉर्क कम क्यों हो गया, पिछली बार जो टॉर्क आ रहा था वो टॉर्क 0.04 था, 0.04 Nm। अभी टॉर्क 0.02 क्यों हुआ, तो उसकी वजह कौन है, उसकी वजह यह है कि प्लेन जो है कॉइल का वो कितने डिग्री पर जा चुका है, 60 डिग्री पर। अगर हम कहते हैं कि 60 डिग्री से 70 डिग्री पर चला जाता है तो अब टॉर्क क्या होगा, तो डेफिनेटली टॉर्क की वैल्यू और कम हो जाएगी। 70 से 80 डिग्री पर कॉइल चला गया तो और कम हो जाएगी। और अगर वो कॉइल जो है उसका प्लेन 90 डिग्री पर चला जाता है मैग्नेटिक फील्ड के, अब क्या होगा टॉर्क, तो हम कहेंगे अब यहाँ पर टॉर्क मिनिमम हो जाएगा। और मिनिमम कितना ही, 0.04 हुआ, 0.03 हुआ, 0.02 हुआ, 0.01 हुआ, और आखिरी में जाकर टॉर्क की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 के बराबर। तो टॉर्क क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज वी आर गोइंग टू रोटेट द कॉइल। जैसे जैसे कॉइल का एंगल चेंज होता है तो टॉर्क की वैल्यू भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। तो अपनी इस वर्चुअल क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर मुलाकात होगी।